स्टार्ट करेंगे एक रिमार्क के साथ। पिछले लेक्चर में आपको एग्जाम्पल 2 हमने होमवर्क में दिया था, एग्जाम्पल 1 आपको करवा दिया था हमने। एग्जाम्पल 2 आपने कर लिया है और रिमार्क में आते हैं, जिसमें आर को एज ए फंक्शन ऑफ एस कंसिडरेशन करने पे कैसे डिनोट करते हैं ये बताया गया है। तो रिमार्क में देखिए कि वी सपोज दैट आर इक्वल टू आर यू, इसका मतलब है कि ये पैरामीटर है। ठीक है, यहाँ पर जो ये आर लिया गया है वेक्टर फॉर्म में है, स्पेस कर्व में पोजीशन वेक्टर के लिए दिखाया जाता है। जैसे कि एक फिगर पीछे बना हुआ है, मैं यहाँ पर आपको बताऊं। सपोज करिए ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, और यहाँ से आपने एक पॉइंट यहाँ पर लिया हुआ है, तो आपने इसको ज्वाइन कर दिया यहाँ से यहाँ तक, ये पोजीशन वेक्टर आर हो गया, ये पॉइंट पी हो गया आपका। ठीक है, तो ये ओ पी इक्वल टू आर हो जाएगा और इसका एक पैरामीटर होगा। बेसिकली होता क्या है कि हम यहाँ पर एक अगर पॉइंट लेते हैं कार्टेशियन में, मान लीजिए यहाँ लिया और इसके फुट परपेंडिकुलर यहाँ पर आएंगे, तो ये यू ले लिया यहाँ पर, ये चीज, ये एंगल जो इस एक्सिस के साथ बन रहा है इसका, और यहाँ पर आर जो होगा वो फंक्शन ऑफ यू आ जाएगा। ठीक, तो ये यू जो है एज ए पैरामीटर रोल प्ले कर रहा है। क्या कर रहा है? पैरामीटर। लेकिन जैसा कि आपने पिछले उसमें आर्क लेंथ में पढ़ा था कि अगर नेबरिंग पॉइंट क्यू ले लिया जाए, तो ये जो आर्क पी क्यू है इसको हम लोग डेल्टा एस से डिनोट कर सकते हैं, राइट। तो इसको जब आगे प्रूफ किया गया तो एस निकालने का भी फार्मूला आपके पास आया, जो कि यहाँ पर हमने जिक्र किया था पिछले लेक्चर में। आपने देखा कि एस इज इक्वल टू दिस फार्मूला, एस भी आ गया था। और यहाँ से हम एस और यू में एक रिलेशन भी निकाल सकते हैं, यानी कि आर्क लेंथ में और पैरामीटर में, जो कि एग्जाम्पल नंबर 1 में आपने स्टडी भी किया कि आर्क लेंथ में आपको एक्सप्रेस करना था, यानी ये हेलिक्स दिया हुआ था ये चीज, और आपसे कहा गया था कि एंड obtain the equation of the circular helix, this where a greater than 0 referred to s as parameter। ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर referred to s, तो s के फॉर्म में पैरामीटर, अभी यहाँ पर क्या था आपके पास u था, लेकिन referred to s as a पैरामीटर। तो दो पैरामीटर हो सकते हैं, एक पैरामीट्रिक इक्वेशन के लिए जो बेसिकली हम लेके चलते हैं स्टार्टिंग में उसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और उसमें एक s भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, और उस s का और पैरामीटर u का एक रिलेशन है जो कि इस फार्मूले से दिया जा सकता है। तो समटाइम्स यानी हम r को फंक्शन ऑफ u लेके भी चल सकते हैं और r को फंक्शन ऑफ हम s भी लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है कि जैसे इनका डिफरेंशिएशन करेंगे हम dr अपॉन du लेंगे, तो हम इसमें r डॉट लिखते हैं, डॉट लगा देते हैं, और जब हम इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे यानी dr अपॉन ds करेंगे, तो हम इसको क्या करते हैं, r डैश करते हैं, राइट। ये डॉट से डिनोट करेंगे पैरामीटर में, और अगर s पैरामीटर है वो उसका नेचुरल पैरामीटर हो गया और s आपका आर्क लेंथ पैरामीटर हो गया, तो इसको डैश से डिनोट करते हैं। अगर इसी जगह आपके पास d2r अपॉन ds2 हो जाएगा, तो फिर आप इसको r डबल डैश कर देंगे। तो ये बात यहाँ पर रिमार्क में लिखी हुई है, इसको मैं पढ़ के आपको समझा दे रहा हूँ, इसे आपको याद रखना होगा। ठीक है, वी सपोज दैट r इक्वल टू आर यू possesses derivatives of all order required in any problem, यानी इसके सारे ऑर्डर के डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, सपोज करके हम यहाँ चल रहे हैं। समटाइम्स इट विल बी मोर कन्वीनियंट टू यूज द पैरामीटर s, द आर्क लेंथ इन प्लेस ऑफ पैरामीटर u, राइट, कन्वीनियंट हो जाता है। सक्सेसिव डेरिवेटिव्स ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू s विल बी डिनोटेड बाई r डैश, r डबल डैश, r ट्रिपल डैश एज पर द रिक्वायरमेंट, एंड those with respect to u will be denoted by r dot r double। तो ये आपका एक नोटेशन है जो यहाँ पर आपको समझना है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग टेंजेंट। हमारे पास आज का जो मेन टॉपिक है वो ये समझना है कि स्पेस कर्व के पास कौन कौन से स्पेशल लाइन होती हैं और कौन से प्लेन होते हैं। जैसे लाइन के बारे में बात करें तो एक टेंजेंट लाइन होती है। अब टेंजेंट लाइन से बात एक आई, तो इसका कंसेप्ट हम आपको यहाँ पर थोड़ा क्लियर कर दें, जो कि आपने 12th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि अगर कोई कर्व है, हम थोड़ी देर के लिए आपका सर्किल ले लेते हैं, मान लीजिए आप, राइट, और सर्किल लिया आपने और ये आपने ले लिया टेंजेंट, ठीक, और यहाँ पर आप पढ़ते थे कि आपने एक नॉर्मल लिया, इस लाइन को नॉर्मल कहते हैं, जो कि जनरली लोग आउटवर्ड ही लेते हैं, फिर अभी डायरेक्शन की हम बाद में बात करेंगे। तो ये लाइन जब आप 2D पर बनाते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो ये फिगर ऐसे दिखाई देगा आपको, और एक ही नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि नॉर्मल को भी प्लेन में रहना है।
लेकिन क्या कोई एक ऐसी लाइन आप सोच सकते हैं जो इस पर परपेंडिकुलर हो, यानी कि कहने का मतलब है कि इस पे भी 90 डिग्री हो और इस पे भी 90 डिग्री हो। द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, तो वो तो वर्टिकल हो जाएगी ना, कुल मिलाकर के इस तरीके से दिखेगी आपको ये ऐसे करके, राइट। ये 90 डिग्री और इनका भी 90 डिग्री, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा ये नॉर्मल का है डायरेक्शन और ये हमारा आपका टेंजेंट का डायरेक्शन है, और अगर इसको कोई डायरेक्शन आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बी मान लीजिए, तो ये बी वाला जो डायरेक्शन है आपके पास, ये भी एक नॉर्मल लाइन है किस पर, टेंजेंट के ऊपर, परपेंडिकुलर है ना। तो इस पॉइंट पर अगर हम बात करें, इसको पी लीजिए, बल्कि यहाँ पर अगर हम बात करें पी पॉइंट पर, तो हाउ मेनी नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन, कितने नॉर्मल हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक नॉर्मल तो ये है, ठीक, एक नॉर्मल और भी ड्रॉ कर सकते हैं, और भी ड्रॉ कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, चारों तरफ कर सकते हैं। यानी अगर आप हमको यहाँ पर ऑब्जर्व करें, जो मैं आपको फिगर के थ्रू बता रहा हूँ, जैसे ये टेंजेंट है, तो इसमें ये लाइन भी नॉर्मल है, ये लाइन भी नॉर्मल है, ये लाइन भी, सारी लाइनें जो है नॉर्मल। तो आउट ऑफ इन्फाइनाइट लाइंस हम आपको बताएंगे कि दो लाइन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है नॉर्मल्स में, ठीक। तो उनको आपको समझना है, क्योंकि जब स्पेस में आप आएंगे तो टेंजेंट एक रहेगा उस पॉइंट पर, लेकिन नॉर्मल आपके जो है कई बनाए जा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक फिगर में और क्लियर करना चाहेंगे आपका, एक फिगर है हेलिक्स का। अगर हम यहाँ पर देखें थोड़ी देर के लिए, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ ले लीजिए, ये टेंजेंट शो करेगा टी, राइट, और इसमें अंदर की तरफ रहते हैं डायरेक्शन की वजह से, ये नॉर्मल हो जाएगा आपका, ये एक नॉर्मल है। तो क्या ये नॉर्मल लाइन नहीं है इस पे जो परपेंडिकुलर आ रही है, ये भी तो नॉर्मल है, राइट, जो कि टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है। तो हाउ मेनी लाइंस, यानी अगर आप इसको ऐसे करें, एक लाइन और बना लें, वो भी नॉर्मल है, यानी ये पूरी लाइन है ये स्पेस में। अगर हम इसको सोचें और देखें तो मेनी मेनी नॉर्मल्स, इनफाइनाइट नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू द टेंजेंट, राइट। और ये इनफाइनाइट नॉर्मल मिल करके प्लेन भी बना देंगे। देखा जाए जब बहुत सारी लाइनें मिल जाती हैं आपस में, तो वो क्या बना देंगे, प्लेन बना देंगे, सब आपस में क्लोज 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 रहेंगी, राइट। तो टेंजेंट और एक ये देखिए नॉर्मल, इनफाइनाइट नॉर्मल्स है। तो लेकिन इनफाइनाइट नॉर्मल्स में से हम लोग लेते दो ही नॉर्मल है, इसमें एक को नॉर्मल कहते हैं और एक को हम या प्रिंसिपल नॉर्मल कहते हैं, और एक को हम बाई नॉर्मल कहते हैं, राइट। तो इस चीज को आपको यहाँ समझना है। तो टेंजेंट एक हो गया पॉइंट हमारा आज के डिस्कशन का, और टेंजेंट के साथ साथ एक आ गया हमारे पास प्रिंसिपल नॉर्मल अगर हम बात करें, और एक हो गया हमारे पास बाई नॉर्मल, प्रिंसिपल नॉर्मल एंड बाई नॉर्मल, ये तीन लाइन होंगी। और इस पे हम बात करेंगे, भी डिस्कशन करेंगे, आपको बताएंगे। जैसे कि एक फिगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ए मूविंग ट्राइहेड्रॉन है, ये स्पेस कर्व जो ब्लू लाइन से बना हुआ है, ब्लू लाइन आपको दिख रही है यहाँ पर, एक टेंजेंट लिया हुआ है, एक एन लिया हुआ। हम इसी की बात कर रहे थे आपसे, एन भी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, बी भी परपेंडिकुलर है टेंजेंट टी पर, और एन और बी के बीच में जितनी भी लाइनें आप ड्रॉ करेंगे इस प्लेन पे पड़ी हुई, यानी कंटेन करती है। अगर हम इस लाइन की बात करें, तो ये जो रेड कलर से हमने लाइन ड्रॉ की है, ये भी नॉर्मल ही है, किस पर, टेंजेंट पर। अगर हम एक और ड्रॉ कर दें तो भी ये नॉर्मल ही है, किस पर, टेंजेंट पर। तो ये जो एन और बी के बीच में 90 डिग्री में अंदर बल्कि बाहर भी, ये तो पूरा एक 360 डिग्री घूम जाइए, एन को लेकर के बी तक आइए आप, ठीक है। या अगर एंटी क्लॉक सामने से जाना चाहते हैं तो बी से एन तक जाइए, बी से एन तक गए, वैसे तो टीएन भी पढ़ा जाता है, आगे हम बताएंगे आपको, फिलहाल के लिए 360 डिग्री घूम जाइए आप पूरा। तो ये पूरा घूम जाएंगे तो इन्फाइनाइट नॉर्मल्स आ जाएंगे। तो इसमें से दो नॉर्मल लेने हैं, एक आपको लेना है, इसे कहते हैं बी बाई नॉर्मल, जिसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर हम बी कैप लेते हैं, इसका हम टी कैप लेते हैं, इसका हम एन, और इसको कहते हैं प्रिंसिपल नॉर्मल। और देख रहे हैं डायरेक्शन हमेशा कर्वेचर पॉजिटिव होनी चाहिए, कर्वेचर यानी जो कर्व की बेंडिंग है अंदर की तरफ ली गई है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। टी बाहर है और अंदर जिधर कर्व बेंड पोजीशन पे है उसमें हमने एन लिया है अंदर की तरफ, प्रिंसिपल नॉर्मल, और बी उसके ऊपर है परपेंडिकुलर। तो कुल मिलाकर तीन डायरेक्शंस ये हो जाएंगी आपके पास, तीन कौन सी, टी एंड बी, जिसे हम टेंजेंट, प्रिंसिपल नॉर्मल एंड बाई नॉर्मल कहेंगे। एक ऑर्डर होता है इनका, टी एन बी, जैसे कि आपके पास एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के हिसाब से इनको भी एक ऑर्डर में रखा जाता है। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पर फोकस करें और ध्यान दें, तो इन दो दो लाइनों को कंटेन करते हुए हमारे पास तीन प्लेन बन जाएंगे। कौन कौन से, तो अगर हम एक प्लेन की बात करें जिसमें टी आ जाएगा आपके पास और एन आ जाएगा, जो टी और एन को कंटेन कर रहा है, दो लाइनें कंटेन कर रहा है, इसे हम कहते हैं ऑसिलेटिंग प्लेन, ऑसिलेटिंग प्लेन कहा जाता है, राइट, जिसमें टी और एन रहेगा। बेसिकली इस पे कर्व लाई करता है, देखें अगर बहुत ध्यान से, तो ये पीछे साइड आपको दिखाई देगा बना हुआ,
देखिए जहां रेड कलर से हम कवर कर रहे हैं, क्लियर, ये ऑसिलेटिंग प्लेन है आपका। और एक प्लेन होता है इसमें नॉर्मल प्लेन, नॉर्मल तो आप समझ ही रहे होंगे कौन सा है, बहुत आसान है, जिसमें एन और बी कंटेन करे, राइट, वो प्लेन कौन सा हो जाएगा आपका, नॉर्मल प्लेन। क्यों, क्योंकि उसमें इनफाइनाइट नॉर्मल्स भी तो लाई कर रहे हैं, और इनफाइनाइट नॉर्मल्स मिला के नॉर्मल प्लेन बना दे रहे हैं। अब इसमें एक और बचा, बी और टी जिसमें कंटेन हो रहा है, ये कौन सा हो जाएगा, ये रेक्टिफाइंग प्लेन कहलाता है हमारा, ये हमारा रेक्टिफाइंग प्लेन कहलाता है। तो आपका रेक्टिफाइंग प्लेन कौन सा हुआ, ये वाला जो बना रहे हैं, देखिए इसमें हम कलर चेंज कर दे रहे हैं, देखिए ये हुआ ब्लू कलर से जो बनाया आपका, इसमें टी और एन, राइट। और एक हम और बना देते हैं आपके लिए इसमें, ये देखिए ये वाला, राइट, ये कौन सा हुआ, ये नॉर्मल प्लेन हो गया, क्लियर। तो ये तीन आपके प्लेन हो गए, और तीन आपके पास जो है लाइंस आ गई आपकी। तो इन्हें एक एक करके समझना है, ये पूरी थ्योरी को, कि इसमें किस तरीके से ये लिखा हुआ है। तो टेंजेंट के बारे में सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर हम प्लेन की इक्वेशंस में आएंगे। टेंजेंट लाइन तो आपको समझ में आई गई होगी, और नॉर्मल प्लेन भी समझ में आ गया आपको, और इनकी इक्वेशंस निकालना चाहेंगे तो हम लोग इक्वेशन भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से इसमें, प्रिंसिपल, नॉर्मल एंड बाई नॉर्मल, देयर आर होना चाहिए यहाँ पर, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉर्मल्स, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉर्मल्स टू ए कर्व at a given point, at a given point P on it. Among the normals at P to a curve, two of the normals are of fundamental importance. यानी इनमें से दो जो होते हैं वो fundamental importance के हैं, that is principal normal and binormal. एक principal normal होगा आपका, और एक कौन सा होगा, binormal होगा, ठीक। अब principal normal कौन सा होता है, the normal lying in the oscillating plane, अभी हमने बताया oscillating plane किसे कहेंगे, जिसमें टेंजेंट और नॉर्मल कंटेन होगा। द नॉर्मल लाइंग इन द ऑसिलेटिंग प्लेन एट द पॉइंट P on the space curve is called the principal normal at P. We shall denote the unit vector along the principal normal by n. n वेक्टर भी ले सकते हैं, कुछ बुक्स में n कैप भी लेते हैं, एक ही बात है उसकी, बस यूनिट वर्ड लिख दिया जाता है आगे। बाई नॉर्मल किसे कहेंगे, द नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू द ऑसिलेटिंग प्लेन, यानी ऑसिलेटिंग प्लेन पर जो परपेंडिकुलर होगा, अगर आप फिगर भी जाकर के एक बार देखें तो बी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, किस पर, ऑसिलेटिंग प्लेन पर, तो उसको हम कहते हैं बाइनॉर्मल। The normal which is perpendicular to the oscillating plane is called the binormal. Hence we can say that the binormal at any point P is the line perpendicular to the oscillating plane at P. It is obvious from the definition of the binormal that it is perpendicular to both T and N. हाँ, ध्यान रखना है कि binormal जो है दोनों पे perpendicular रहेगा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देख रहे हैं T क्रॉस N, क्योंकि इसको जो भी हमने बनाया है, अभी जो भी ट्रेड लिया जाएगा वो इस तरीके से लिया जाएगा, ये T रहेगा आपका, ये आपका N रहेगा, और ये आपका B रहेगा। अगर आप यहाँ कर्व भी दिखाना चाहते हैं कि कर्व ये स्पेस में, तो कैसे है देखा जाए तो ये कर्व ऐसे हो जाएगा, क्लियर। ये लाइन आपकी टेंजेंट लाइन आगे बढ़ सकती है ऐसे करके, ये नॉर्मल हो गया, तो T से N और N से B, फिर B से T, TNB का बनेगा। तो अगर हम T क्रॉस N लेते हैं, ठीक है, T से N की तरफ जाएंगे तो T क्रॉस N रूल के मुताबिक B जो होगा, B इज द परपेंडिकुलर विच इज ऑन द प्लेन ऑफ ऑसिलेटिंग, और B इज परपेंडिकुलर टू बोथ T एंड, दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। We find that the vector T and B form a right-handed system of the three mutually perpendicular unit vectors, and therefore they are connected by the relations T dot N, T dot N, N dot B, B dot T is equal to 0। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने की वजह से इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा 0 रहेगा। इनके ऊपर वेक्टर लगा सकते हैं इस तरीके से, टी एन बी और इनका, ठीक। एंड टी क्रॉस एन जब लेंगे तो बी के इक्वल आएगा, जैसा आपने पढ़ा होगा याद हो आई जे के में, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स होते हैं रिस्पेक्टिवली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के। तो टी क्रॉस एन बी के बराबर आएगा, एन क्रॉस बी जो है आपका वो टी के इक्वल आएगा, एन क्रॉस बी जब आप लेंगे, और बी क्रॉस टी जो है वो आपका एन कैप के इक्वल आएगा। ये आपको याद रखना है। द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स बीइंग प्रिजर्व्ड इन द क्रॉस प्रोडक्ट, यानी इनका साइक्लिक ऑर्डर जो है तो प्रिजर्व किया गया है, बताया गया है कि इस तरीके से बनेंगे। अब डायरेक्शन की बात यहाँ पर आती है,
We choose the positive direction of the binormal so that the positive direction of the tangent, principal normal and binormal can be brought by rotation into consistent with the positive direction of x, y and z axis respectively. यानी जैसे हम x एक्सिस का लेते हैं, y एक्सिस का लेते हैं और z एक्सिस का लेते हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर भी आपको ये कंसीडर करना होगा। और वैसे जहां तक डायरेक्शन की बात है, अगर आप फिगर से देखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा जब ये कर्व इस पोजीशन में होता है आपका, ठीक। तो टेंजेंट आउटर रहेगा ये, और अंदर की तरफ नॉर्मल जाएगा, देन ऊपर की तरफ आप बाई नॉर्मल लेंगे, तो टीएनबी आपका ये क्रिएट हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं प्लेन पर हम। ऑस्सिलेटिंग प्लेन, नॉर्मल प्लेन और रेक्टिफाइंग प्लेन, ये प्लेन आपको समझ में आ गए, लेकिन ऑस्सिलेटिंग प्लेन की एक स्पेशल डेफिनेशन दी हुई है इसमें, और टेंजेंट लाइन की दी हुई है, वो हम यहाँ पर आपको बता दें कि टेंजेंट लाइन किसे लेंगे, राइट। तो टेंजेंट लाइन के लिए आपको नेहवरिंग पॉइंट लेने होंगे दो, एक पी लेना होगा और एक क्यू लेना होगा। तो लेट गामा बी ए कर्व ऑफ क्लास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 represented by the equation r equal to ru, and let p and q be two neighboring points on the given curve having parameters u and u plus delta v। आप इसको यूं भी समझ सकते हैं, जैसे ये कर्व है आपका और यहाँ पर हमने एक दो पॉइंट लिए बेसिकली, एक यहाँ लिया है एक यहाँ, और ये आपका जो दिखा रहे हैं पोजीशन वेक्टर आर यू, और ये वाला पोजीशन वेक्टर जो दिखाया गया आपका आर यू प्लस डेल्टा यू दिखाया जा रहा है, ठीक है। दो, एक पी पॉइंट है एक क्यू पॉइंट है, और ये आपका ओरिजिन है, ठीक। By neighboring points we do not mean that the points PQ are near in space, but that the points having neighboring values of the parameter। यानी पॉइंट्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, neighboring values of the parameters की बात कर रहे हैं। यानी पैरामीटर u लिया और फिर u प्लस डेल्टा u लिया। पॉइंट कहाँ आता है इसके बारे में नहीं सोचना है आपको कि कितना क्लोज आता है p, q कितना दूर है p से या कितना पास है, ऐसा नहीं देखना है। हाँ, u की वैल्यू के पास होना चाहिए u प्लस डेल्टा u, यानी जो नेबरिंग वैल्यू होंगी वो u प्लस u लेंगे एक, और एक u प्लस डेल्टा u लेंगे। तो जो pq आपका आएगा, pq क्या हो जाएगा, r u प्लस डेल्टा u माइनस r u। तो डेल्टा r अगर आप निकालना चाहें, व्हाट इज डेल्टा r, अगर आप यहाँ देखिए डेल्टा r की वैल्यू कितनी है, ये डेल्टा r है आपका pq, राइट। ये डेल्टा r निकाल सकते हैं आप। तो डेल्टा r जो डिफरेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, OQ माइनस OP, बेसिकली आप ऐसे पढ़ भी चुके हैं ये चीज। तो डेल्टा r की ये वैल्यू हो जाएगी, इसको आपने डेल्टा u से डिवाइड करके लिमिट ले लेना है। तो जब आप लिमिट लेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा dr अपॉन डेल्टा r अपॉन डेल u है, राइट। और जब लिमिट लेंगे व्हेन q टेंड्स टू p दैट डेल्टा u टेंड्स टू 0, तो उस समय q टेंड कर जाएगा किस पर, p पर, और यही आपकी टेंजेंट लाइन बन जाएगी कर्व इन स्पेस, राइट। The chord PQ ultimately becomes parallel to the tangent at P। तो ये जो PQ था इसको कह रहे हैं कि ये tangent at P के पैरेलल हो जाएगा। एक्चुअली हो तो जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, लेकिन मैथमेटिकल सेंस में अगर कहा जाए तो PQ अभी एक कॉर्ड है और P पर हमने ये ले रखा है टेंजेंट, आपको दिख रहा होगा। अभी दो चीजें अलग हैं आपके पास, एक तो टेंजेंट है और जिसकी डायरेक्शन हमने भी बताया आपको टी लेंगे या टी कैप ले लेंगे, अभी यहाँ डेवलप करेंगे इस चीज को, डिनोट करेंगे अभी, वैसे हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये टी और ये जो कॉर्ड पी क्यू है वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे जब क्यू टेंड्स टू पी आएगा। तो ये बात को यहाँ लिखा गया है, द कॉर्ड पी क्यू अल्टीमेटली बिकम्स पैरेलल टू द टेंजेंट एट पी, दस द वेक्टर डी आर अपॉन डी यू, जब आप लिमिट ले लेंगे ये इज पैरेलल टू द टेंजेंट एट पी। अब ये हमारा पैरेलल हो गया, क्लियर। तो यानी कि अगर हम इसकी इक्वेशन निकालना चाहें यहाँ पर, तो पैरेलल होने की वजह से क्या हो जाएगा, हेंस द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन एट पीयू इज आर इक्वल टू प्लस लैम्डा आर डॉट, राइट। अब हम इस बात को बताते हैं आपको कैसे ये प्रूविंग दी गई है यहाँ पर। इसको आप डिनोट कर सकते हैं डी आर अपॉन डी यू को आर डॉट से, ये ध्यान रखिएगा। पहले तो आप ये समझ लीजिए ये आर डॉट हो गया, ठीक। ये किसके पैरेलल है, इज पैरेलल टू द टेंजेंट एट पी, कौन, r dot is parallel to the tangent at P। अब मान लीजिए आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है, यहाँ पर इसको ये रेड लाइन जब इससे कोइंसाइड कर जाएगी, ये मान लीजिए ऐसे हो गया चीज, ठीक। अब हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन निकालने का जो तरीका होता है उसके लिए हमें एक अलग से पॉइंट लेना पड़ता है। यहाँ पर एक हमने मान लीजिए एक पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया, ये मान लीजिए ए ले लिया, क्या लिया, ए, और इसका पोजीशन वेक्टर हमने सपोज कर लिया जो है वो कैपिटल आर है, क्या है, कैपिटल आर है। तो जो हमारे पास ये एपी इक्वेशन होगी ना, ए से लेकर या पी ए से, पी ए बनाइए इसको आप, ठीक। तो जब ये बनाएंगे तो आपके पास ये क्या बनेगा, ओ ए माइनस ओपी,
ओ ए माइनस ओपी आएगा, राइट, इक्वल टू ये हो जाएगा ओ ए माइनस ओपी, और ओ ए हो गया आर, ये जनरल वेक्टर है। कैपिटल आर जो हम ले रहे हैं वो एक आर्बिट्रेरी वेक्टर है उसके लिए, और सारा डिस्कशन हम लोग पी पॉइंट पे कर रहे हैं। अगर हम देखें तो इसको कोऑर्डिनेट के हिसाब से लिखो तो स्मॉल एक्स वाई जेड लिखेंगे पी को, और जो ए हमने यहाँ पर लिया हुआ है ए, इसको हम कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड लिख सकते हैं, राइट। ये यहाँ पर पॉइंट है आपका, किस पर है, जब पी हमारा, पी पर कॉर्ड आ जाए, कॉर्ड पी क्यू पैरेलल हो जाए ए की, तो उसको ए पॉइंट को हम टेंजेंट भी मान सकते हैं कि हमने लिया हुआ है, ठीक। तो एपी जो होगा हमारा वो हो जाएगा ओपी माइनस ओ ए माइनस ओपी, दैट इज आर माइनस आर, राइट। ये लाइन जो होगी ये पी ए वाली, और ये किसके पैरेलल है, ये पैरेलल है आर डॉट के। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर माइनस आर, ये जो हमने बनाया आपका पी ए, ये किसके पैरेलल हो जा रही है आपकी, इट इज पैरेलल टू आर डॉट, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं, आर माइनस आर इज इक्वल टू लैम्डा आर डॉट, यानी कि आप लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू आर प्लस लैम्डा आर डॉट। तो ये इक्वेशन हो गई टेंजेंट की, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ऐसे निकाला जाता है इसको, ठीक। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। वेयर लैम्डा इज द स्केलर पैरामीटर, आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पी वो पॉइंट है जहां सारा डिस्कशन हो रहा है हमारा, राइट। are the position vector of P and are the position vector of any point on tangent line। देखिए R, कैपिटल R क्या है, position vector of any point on the tangent line। The unit vector is the unit tangent vector is denoted by T, या T कैप से भी कह सकते हैं। अब अगर यूनिट वेक्टर आपको निकालना है तो अभी किसके पैरेलल है टेंजेंट आपका, वो आ रहा है आर डॉट। तो यूनिट वेक्टर जब निकालना होता है तो वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड करना होता है, ठीक। तो आर डॉट अपॉन में मॉड आर, आर डॉट, अब इसको यहां मैं क्लियर कर दूं, आर डॉट को क्या लिख सकते हो आप, डी आर अपॉन डी यू, और मॉड डी आर अपॉन डी यू लिख सकते हैं आप, ठीक। अब डी आर अपॉन डी यू का जो मॉड है उसकी वैल्यू कितनी है ये हमें ऊपर देखना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ देखिए मॉड डी आर अपॉन डी यू की वैल्यू वो हमने आपको यहाँ बताई है कहीं पर, कनेक्ट कर दें तो आपको आसानी होगी समझने में चीजों को। यहां पर आइए, देखिए अभी पेज स्टिल हो जाए तो बताता हूं मैं आपको कि, हाँ अब देखिए पेज स्टिल हो गया हमारा। यहाँ पर आप फोकस करिए, और अगर यहाँ से निकालेंगे तो डी एस अपॉन डी यू, डी एस अपॉन डी यू को आप आर डॉट लिख सकते हैं, राइट। क्यों, वो इंटीग्रेशन का साइन है, जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा और ये मॉड में आ जाएगा, मॉड ऑफ आर डॉट का मतलब हुआ डी एस अपॉन डी यू लिख सकते हैं। तो हमने भी शायद यहाँ वैल्यू जो पुट करी है उसको डी एस अपॉन डी यू लिखना होगा, डी आर नहीं लिखना होगा। आई थिंक यहाँ पर चेंज करेंगे हम भी, ये होगा, ये चीज जो लिखी है यहाँ पर, दैट शुड बी डी एस अपॉन डी यू, राइट। अब डी एस अपॉन डी यू से डी यू मान लीजिए आपका हट जाएगा, अब फिर मॉड नहीं लगाएंगे, यहाँ पर मॉड नहीं लगाएंगे कि मॉड ऑफ आर डॉट की वैल्यू ही रखनी है आपको कितनी, डी एस अपॉन डी यू, ठीक है। तो अब मॉड नहीं लगाना होगा आपको, और ये समझिए डी यू हट गया आपके पास से, ये क्या बना, डी आर अपॉन डी एस, दैट इज एज ए आर डैश, ठीक। तो ये इन्होंने यहाँ पर आर डैश लिखा है। तो टी हमेशा याद रखिएगा, जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, टेंजेंट के अलोंग है वो, ठीक, उसी डायरेक्शन शो कर रहा है, वो किसके इक्वल होगा, हमेशा आर डैश के इक्वल होगा। अब आते हैं हम यहाँ पर कि अगर आपको किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो, जैसे अभी हमने आपको बताया बेसिकली 3 लाइनें आपके पास यहाँ हैं, एक प्रिंसिपल नॉर्मल भी है, एक बाई नॉर्मल भी है, तो इनकी इक्वेशंस भी कैसे निकालना चाहिए। पहले हम लाइंस की बताते हैं, फिर आपको प्लेन की बता देंगे इक्वेशंस कैसे निकालेंगे। टेंजेंट लाइन की तो हम निकाल ही चुके हैं, ठीक। अब मान लीजिए कि आपको नॉर्मल की निकालनी है, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन, तो यहाँ पर ओरिजिन मान लिया, ये पॉइंट हमारा पी है जिसका कोऑर्डिनेट हमने आपको बताया था कि ये एक्स वाई जेड ले लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये स्मॉल आर हो जाएगा। कर्व पर एक पॉइंट पी है जिसका पोजीशन वेक्टर आपके पास आर है। यहाँ पर एन पर आप एक पॉइंट ए ले लीजिए, राइट, और इसको फिर यहाँ से यहाँ तक आप ज्वाइन करा दीजिए, कहाँ से, ओरिजिन से लेकर के ए तक, ये ब्लू लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, इसको आप कैपिटल आर ले लेंगे यहाँ पर, ठीक।
अब अगर पी ए को देखा जाए यहाँ पर पी से ए, तो ये किसके पैरेलल आ रही है, देखिए ये आ रही है एन कैप, ठीक। अब पी ए को लिखा जाएगा तो आप लिखेंगे ये ओ ए माइनस ओ पी, अब पैरेलल है तो इज इक्वल टू आप चाहे तो लैम्डा 1 कर लीजिए, लैम्डा 1 एन कैप, म्यू भी लिखते हैं, ठीक। और अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो फिर ये आर हो जाएगा, जो कि जनरल वेक्टर है, वेरिएबल है, राइट। ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हम बता चुके हैं, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, और माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू ये हो गया लैम्डा 1 एन कैप। यानी कि अगर इसकी इक्वेशन की बात करें तो आर इक्वल टू आर प्लस लैम्डा 1 एन कैप, ये किसकी इक्वेशन होगी, ये नॉर्मल लाइन की इक्वेशन। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि हम सर बाई नॉर्मल की निकालेंगे, तो ये वाला जो पॉइंट आपने लिया था ये हम यहाँ से डिलीट कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, नॉर्मल जो एन पर है प्रिंसिपल नॉर्मल पे, इसमें पोजीशन वेक्टर यहाँ से ये भी हटा दिया आपका। अब क्या करेंगे, अब आप एक पॉइंट जो है बाई नॉर्मल पे लीजिए, देखिए यहाँ हमने ए शिफ्ट कर दिया आपका 1 बाई 1, फिर ओरिजिन से इसको मिला दिया ऐसे करके, तो ये पोजीशन वेक्टर जो है वेरिएबल पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट हमने बताया आपसे कि एक्स वाई जेड लेंगे। बिल्कुल एक बार फिर से यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपकी बार जो पी ए होगा वो किसके पैरेलल होगा, इस बार जो पैरेलल है वो बाई नॉर्मल के पैरेलल है, और इसको आप लिख लेंगे आर माइनस आर इज इक्वल टू, चाहे तो आप म्यू बी लिख लीजिए, और देखा जाए तो इक्वेशन आ जाएगी आर इक्वल टू आर प्लस म्यू बी। ये किसकी इक्वेशन होगी, ये बाई नॉर्मल की हो जाएगी। तो इन दिस वे आप तीनों लाइंस की इक्वेशंस को निकाल सकते हैं, और आई थिंक समझ में आ भी गया होगा कि हमने किस तरह से इनको निकाला है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेन्स का, प्लेन की इक्वेशन के बारे में, और टी एन को कंटेन करता हुआ जो प्लेन है वो कौन सा प्लेन है, वो ऑसिलेटिंग प्लेन है। बेसिकली ऑसिलेटिंग प्लेन वो प्लेन होता है जिसपे कर्व लाई करता है, यानी कर्व लाई करता है, यानी उसका पॉइंट पी भी लाई करता है, और उसका बिल्कुल सा जो नेबरिंग पॉइंट होता है क्यू वो भी लाई करता है, राइट। यानी कि टेंजेंट लाई कर जाता है उसके ऊपर, और प्रिंसिपल नॉर्मल लाई कर जाता है। तो इसी तरीके से इसको लेकर के आपको चलना है, और यहाँ पर डिफिनीशन दी हुई है वो समझना है, ठीक। तो देखिए ऑसिलेटिंग प्लेन क्या होता है, लेट गामा बी ए कर्व ऑफ क्लास ग्रेटर देन इक्वल टू टी 2 एंड लेट पी एंड क्यू बी टू नेबरिंग पॉइंट्स ऑन गामा, कर्व को उन्होंने गामा कहा है यहाँ पर, P and Q be two neighboring points on gamma. Then the limiting position of the plane, limiting position of the plane which contains the tangent line at P and a neighboring point Q on the curve as Q tends to P is called the oscillating plane of gamma at P. जो टेंजेंट लाइन को वहां पर कंटेन करे लिमिटिंग पॉइंट्स पर, तो उसे कहेंगे हम ऑसिलेटिंग प्लेन। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कहते हैं कि ऑसिलेटिंग प्लेन पे ही हमारा कर्व लाई करता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब बात आती है सर इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो एक इक्वेशन ये दी हुई है, इसके अलावा हम आपको इक्वेशन निकालना भी बता देंगे, कुछ और भी अप्रोचेस हमारे पास हैं। तो इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटिंग प्लेन आप ये एक सीख लें पहले तो, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज आर, स्मॉल आर दिया हुआ है, द यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट पी इज टी, टी कैप को अभी आपने देखा कि आर डैश के इक्वल होगा, ये ध्यान रखिएगा, टी कैप इज इक्वल टू आर डैश, बिल्कुल याद कर लीजिए। लेट आर कैपिटल आर है बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इन द प्लेन, कोई पॉइंट प्लेन पर लिया हुआ है, आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ, अभी मैंने आपको 3 लाइनें बताई, टेंजेंट लाइन, बाई नॉर्मल एंड प्रिंसिपल नॉर्मल, उसमें एक पोजीशन वेक्टर लिया था कैपिटल आर, उसी तरह ये जो पोजीशन वेक्टर लेना है वो आपको कहाँ पर लेना है, वो प्लेन पर लेना है, राइट। यानी ऑसिलेटिंग प्लेन, जो ये प्लेन बना हुआ है इस पर लेना है पॉइंट, पी पॉइंट तो दिया हुआ है, यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे, और आप इस पॉइंट को फिर ऐसे यहाँ, अगर ये ओरिजिन मान रहे हैं तो यहाँ से इसको ये ज्वाइन करेंगे, राइट। अगर देखा जाए तो ये पॉइंट जो है ए पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, ये ऑसिलेटिंग प्लेन पर लाई कर रहा है। तो पीए लाइन जो होगी इस बार, अगर पीए लाइन को आप देखें तो पीए लाइन आपकी परपेंडिकुलर हो जा रही है किस पे, ये देखिए, राइट, ये, और पीए लाइन जो आपकी होगी, अगर इसका आप निकालेंगे, और इसका पोजीशन वेक्टर आपके पास आर है, और ये जो पी वाली लाइन दी हुई है इसका पोजीशन वेक्टर आपके पास स्मॉल आर है, राइट। तो ये हो जाएगा कि आर माइनस आर, राइट, डॉट बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपके पास, क्लियर। और अगर बी को देखें तो अभी आप पढ़ेंगे आगे चल करके कि इसकी वैल्यू, वैसे बी वैसे भी अगर आप देख लें तो बी किसके इक्वल है, टी क्रॉस बी, अगर अभी हम लोगों ने यहाँ कहीं लिखा हो तो बी किसके इक्वल है, टी क्रॉस एन के,
बी इज इक्वल टू टी क्रॉस एन। आगे एन हम आपका प्रूफ कर देंगे कि ये आर डबल डैश के पैरेलल होता है, आगे प्रूफ कर देंगे तो आर डैश और आर डबल डैश के फॉर्म में आ जाएगा। तो एक तो इक्वेशन जो इसकी है वो आप ये लिख सकते हैं, ये आपके किसकी हो गई, ऑसिलेटिंग प्लेन की, राइट। ये हो गई ऑसिलेटिंग प्लेन की इक्वेशन। और अभी रेक्टिफाइंग प्लेन और नॉर्मल प्लेन का हम डिस्कशन करते हैं आपसे, ठीक। फिलहाल आप ऑसिलेटिंग प्लेन पे पहले फोकस कर लीजिए क्योंकि इसका न्यूमेरिकल एक दिया हुआ है, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि आपका जो प्रिंसिपल नॉर्मल को कंटेन करता हुआ प्लेन है, चाहे वो आपका नॉर्मल प्लेन है, उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर, लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर of any point in the plane, then the equation of oscillating plane is given by, इस फार्मूले को अभी याद कर लें फिलहाल, आगे प्रूफ इसका आएगा, r माइनस आर डैश कॉमा आर डबल डैश। बेसिकली है ये वही चीज आपके पास जो अभी निकाला आपने, r माइनस आर डॉट बी कैप इज इक्वल टू 0। बेसिकली b जो है वो रिलेटेड है r डैश और r डबल डैश। आगे चल करके इसको हम प्रूफ करेंगे, वेयर r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ p। ठीक, अब इसको कार्टेशियन में आएंगे तो कैपिटल आर के कोऑर्डिनेट तो हमने बताया कैपिटल एक्स वाई जेड, और आर पोजीशन वेक्टर है आपका जो पॉइंट है कर्व पे एक्स वाई जेड। तो इस फार्मूले के हिसाब से ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे डैश भी लिखिए हो चाहे डॉट में। ठीक, इक्वल नहीं होते हैं, आर डॉट नॉट इक्वल टू आर डैश, बट कुछ केसेस में आपका रिलेशन डेवलप हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर प्रूफ नहीं दिया हुआ है, फार्मूले की तरह याद करिए, आगे रिलेशन हम बताएंगे कि आर डैश और आर डॉट में क्या रिलेशन होता है। तो इसकी एक इक्वेशन भी ये बन सकती है आपके पास ऑसिलेटिंग प्लेन की, कैपिटल एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई। अच्छा, ये जो एक्स वाई जेड इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दी जाएगी, ठीक है, उसी हिसाब से इसको आप डिफरेंशिएट कर लेंगे। और ये देखिए एग्जाम्पल 3 शायद दिया भी हुआ है, आप ध्यान से देखें तो इस फार्मूले को लगा लेंगे, इसको आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना होगा और इसके आधार पर न्यूमेरिकल लग जाएगा। जैसे एग्जाम्पल 3 है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटिंग प्लेन at a general point on the cubic curve given by r equal to u square u cube। इसका मतलब हुआ पॉइंट हमें दिया हुआ है, पैरामीट्रिक पॉइंट, x की वैल्यू u है, y की वैल्यू u स्क्वायर है और z की वैल्यू u क्यूब है। ठीक, डिफरेंशिएट करेंगे एक बार तो x डॉट 1 आ जाएगा, और y का करेंगे y डॉट 2u आ जाएगा, डॉट माने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर u। इसी बार दोबारा करेंगे 0 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ये तो ये सारी वैल्यूज ले जाकर के आप यहाँ पुट कर दीजिए ऊपर वाले फार्मूले में, राइट। यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ऑसिलेटिंग प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। तो ऐसा कभी ऐसा न्यूमेरिकल आ सकता है एग्जाम में, आप कर पाएंगे आसानी से, कोई मुश्किल नहीं है। अब अगर हम नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन की बात करें तो अभी आपने देखा कि नॉर्मल प्लेन पे जो है वो कौन सी लाइन परपेंडिकुलर होती है, आप बताइए, आपको हम यही बताते हैं फिर आगे बढ़ जाएंगे। देखिए नॉर्मल प्लेन तो ये वाला हुआ जो एन और बी को कंटेन कर रहा होगा। तो जो अभी ए हम लोगों ने यहाँ लिया था वो ए यहाँ शिफ्ट कर दीजिए आप, इस ए को हम डिलीट कर दे रहे हैं यहाँ से। ठीक, ये देखिए ये ए अब यहाँ ना हो करके आपका ए मान लीजिए इस प्लेन पर है, तो ये लाइन अब ओरिजिन से चलेगी, यहाँ ओरिजिन मानिए ये यहाँ चली जाएगी आपके पास, तो ये कैपिटल आर हो गया। तो अब की जो अगर हम पी ए लाइन की बात करें, पी से ए तक की लाइन, तो ये किस पर लाई कर रही है, पी ए अब की बार परपेंडिकुलर किस पर है, ये तो टी पर परपेंडिकुलर है ना। क्यों, क्योंकि पी ए लाइन कंटेन हो रही है आपकी नॉर्मल प्लेन पे, तो नॉर्मल प्लेन पे होने की वजह से पी ए लाइन और टी के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी कि आर माइनस आर टी कैप इज इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन। ठीक, इसी तरीके से अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर रेक्टिफाइंग प्लेन के लिए, रेक्टिफाइंग प्लेन के लिए अब ये हटाइए ए यहाँ से आप, ठीक, ये ए आपका जो यहाँ से हट जाएगा। अब हमने ए कहाँ लेना होगा, अब की बार ए हम जो है यहाँ ले लेंगे, आपका ए आपका लिया जाएगा इस बार रेक्टिफाइंग प्लेन पे, ये ए हो गया और यहाँ से यहाँ इसको ज्वाइन कर दिया आपने। ठीक, ये कैपिटल आर, ये जो पोजीशन वेक्टर इसका हो जाएगा ये आर, और फिर ये मिला दीजिए लाइन पी ए। ठीक, तो पी ए अब की बार कहाँ लाई करेगा, आपकी रेक्टिफाइंग प्लेन पे लाई करेगा, किस पे परपेंडिकुलर होगा, एन पर होगा। तो अब की बार जो इक्वेशन बनेगी तो पी ए डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0 बन जाएगी, या आर माइनस आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ रेक्टिफाइंग प्लेन, राइट। ये रेक्टिफाइंग प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी।
तो इस तरीके से 3 लाइनें, 3 प्लेन आपको समझ में आ गया। पूरा ट्रैड सिस्टम जो बन रहा है वो भी समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पर इक्वेशन एक बार समझा देते हैं और आपको क्या लाई करेगा, और उससे आप मैच कर लेंगे फिगर से, जो कंसेप्ट बताए हैं आसानी से हो जाएगा। द नॉर्मल प्लेन एट एनी पॉइंट पी टू ए कर्व इज द प्लेन। कौन सा प्लेन है? पासिंग थ्रू पी, पी से तो सारे प्लेन पास कर रहे हैं, एंड परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पी टू द कर्व। परपेंडिकुलर होगा इस पे टेंजेंट। लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी करंट पॉइंट ऑन द नॉर्मल प्लेन। नॉर्मल प्लेन पे पॉइंट लेंगे, अभी हमने आपको दिखाया, ए लिया था जिसका पोजीशन वेक्टर आर है। देन द कर्व आर माइनस आर लाइज इन द प्लेन, वो उस पर लाई करेगा, तो आर माइनस आर डॉट जीरो हो जाएगा, या आर माइनस आर डॉट टी इज इक्वल टू जीरो। तो ये नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। जहां तक रेक्टिफाइंग प्लेन की इक्वेशन की बात है, तो रेक्टिफाइंग प्लेन की इक्वेशन देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, अभी आपने प्रूफ भी कर लिया, लेकिन एक बार हम इसको थ्योरिकल फॉर्म में आपको बता देते हैं किस तरीके से लिखा हुआ है। तो रेक्टिफाइंग प्लेन क्या है? द प्लेन कंटेनिंग द टेंजेंट एंड बाइनॉर्मल एट पी इज कॉल्ड द रेक्टिफाइंग प्लेन। किसको कंटेन करे? कई बार हमने बताया आपको, टेंजेंट और बाइनॉर्मल को, राइट, जो सबसे लास्ट में हम लोगों ने निकला था अभी। Since the principal normal at P is perpendicular to the plane containing the tangent and binormal P, therefore the rectifying plane at P is perpendicular to the unit principal normal N. Rectifying plane जो है वो perpendicular है किस पे? यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल पे, या यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल आपका रेक्टिफाइंग प्लेन पे। एविडेंटली इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन इज r माइनस आर डॉट एन इज इक्वल टू 0। ये हम आपको प्रूफ करा चुके हैं। ठीक, अब आते हैं जो आज आपने नए 3 फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स जाने। आई जे के अभी तक आप जानते थे, अब आई जे के अलावा टी एन बी भी आ गए। ठीक, फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स टी कैप, एन कैप और बी कैप, टी एन बी। सिंपली आप वेक्टर भी लगा सकते हैं। द 3 प्लेन्स, ऑसिलेटिंग प्लेन, normal plane and rectifying plane associated with each of the curve are called fundamental plane. With each point of the curve, लाइन ध्यान देने की है, each point of the curve are called fundamental planes। यानी कि जो अभी आप ये फिगर यहाँ देख रहे हैं, ये पूरा सिस्टम चलता रहेगा। कहने का मतलब क्या, थोड़ा एक्सप्लेनेशन यहाँ और देंगे हम आपको, कि अगर टेंजेंट यहाँ एक और बना लिया जाए, पॉइंट टू पॉइंट टेंजेंट तो चेंज होता रहेगा कर्व का, तो यहाँ पे एक नॉर्मल और आ जाएगा, एक बाई नॉर्मल और आ जाएगा, यानी हर पॉइंट पे ये ट्रैड बनेगा, और हर पॉइंट पे ये तीनों प्लेन चलेंगे आपके, पूरा स्पेस पे सिस्टम चल रहा होगा। टी एन बी, जैसे कर्व है, कर्व घूम रहा है ऐसे करके, तो टी भी चला जाएगा इधर की तरफ, एन इधर की तरफ आ गया, बी ऊपर की तरफ चला गया, टी एन बी पूरा सिस्टम में चलता रहेगा। अच्छा, एक बात और नोटिस करिए इसमें, जब टी एन बी रोटेशन में है, इसका मतलब है कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड 1 है यूनिट वेक्टर की वजह से, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब ये टीएनबी वेरिएबल वेक्टर हो गए, इसका मतलब टीएनबी हमारे डिफरेंशिएबल हो गए। हाँ, टीएनबी को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हम आगे चल के पढ़ेंगे, हम टी डैश भी ले सकते हैं, हम एन डैश भी ले सकते हैं, और बी डैश भी ले सकते हैं, टी डबल डैश भी ले सकते हैं, राइट, बिकॉज ये स्पेस में रोटेट करते जा रहे हैं। जैसे कि हेलिक्स का एग्जांपल लें, आप देखें अभी थोड़ी देर पहले हमने फिगर में टच किया था यहाँ पर, कि किस तरीके से ये रोटेट कर रहा है, देखिए यहाँ पर, है ना। तो टीएनबी जो है वो रोटेट करते रहेंगे पॉइंट टू पॉइंट, हर पॉइंट पे इनकी अपनी डायरेक्शन होगी, और वहां पर एक ट्रैड बनाएंगे, 3 प्लेन बनाएंगे, तीनों प्लेन भी रोटेट करते रहेंगे यहाँ पे, इसलिए प्लेन की इक्वेशन भी पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती रहेगी। अब जैसे हमारे सामने फिगर है, यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर फिर एक टेंजेंट आ जाएगा, फिर यहाँ पर एक अंदर की तरफ नॉर्मल आएगा, ऊपर एक बाई नॉर्मल, दूसरी जगह जाएंगे फिर यहाँ टेंजेंट आ जाएगा आपके पास, फिर नॉर्मल आएगा, फिर एक बाई नॉर्मल आएगा। अगर आप यहाँ बिल्कुल टॉप पर आ जाइए इस जगह पर, ये देखिए यहाँ पर एक टेंजेंट हो जाएगा, ये एक आपके पास, ये आपका बाई नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, ये दिख रहा होगा फिगर में आपको। यहाँ पर अगर आप आएंगे अंदर की तरफ, इस जगह ले लीजिए, यहाँ पर ये टेंजेंट हो जाएगा, ये आपके पास, ये जैसे टी हो गया, ये आपके पास एन हो गया, राइट, और ये आपके पास यहाँ पर बी हो गया, ये भी हो जाएगा। तो पॉइंट टू पॉइंट टी एन बी हमारा रोटेट होता ही रहेगा, वेरिएबल रहेगा, इसलिए हमारा ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और ये तीनों जो आपने बनाए हैं टी एन बी, ये ट्रैड कहलाते हैं पॉइंट। ठीक, और ये कैसे होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं टी एन बी, और ये प्लेन्स भी आपस में परपेंडिकुलर ही होते हैं। ठीक, इस चीज को आपको याद रखना है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, और ये 3 प्लेन भी परपेंडिकुलर होंगे, और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे। कौन कौन से? टी एन बी एट ए पॉइंट ऑन द कर्व, टी एन बी जो एट ए पॉइंट है वहां पर ये परपेंडिकुलर होंगे एट ए पॉइंट। ए पॉइंट लिखा, इसका मतलब एक एक पॉइंट पर ये अपनी अपनी इनकी वैल्यू है। तो आई थिंक आज ये पूरा समझ में आ गया होगा आपको। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं हम लोग, और कर्वेचर, टॉर्सन, इस तरह के टॉपिक्स को हम लोग कल स्टडी करेंगे।